लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीडी लखनऊ से फाइनेंस एंड मार्केटिंग में एमबीए कर चुके मिस्टर इमरान खान जी बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। रिटेल ब्रांच बैंकिंग में 18 सालों का तजुर्बा रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी ने ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर, लोन प्रोसेसिंग, ऑडिट एंड ऑपरेशंस, एनआरआई सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट डेस्क, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज आदि बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में एक्सपर्टीज रखने वाले मिस्टर इमरान खान जी वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मिस्टर इमरान खान जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे एक नए एपिसोड में, एक नए सेशन में। और जैसा कि हमारी पहल रही है कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, भारत सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, जो सब्सिडीज़ हैं, स्कीम्स हैं, अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ को लेके, अलग-अलग सेक्टर्स को लेके, तो हमारी कोशिश, हमारी पहल ये है कि आपको एक-एक करके उन सभी स्कीम्स के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी जानकारी प्रोवाइड कराएँ और आप जिस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उस सेक्टर से संबंधित जो भी इसकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो आप तक आसानी के साथ और आसान भाषा में, आसान डेटा के साथ आपको पहुँचाएँ और कोशिश रहती है कि आपके जो सवाल हैं, उनके भी हम जवाब आसानी के साथ दे सकें। क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, वो या तो एमएसएमई से संबंधित होती हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। तो इसी कड़ी में आज जिस स्कीम के बारे में, जिस उद्योग के बारे में, जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक ग्रामीण क्षेत्र में उसका एक बहुत बड़ा योगदान है और काफ़ी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार की भी पहल है कि इस तरह के उद्योग को और बढ़ाया जाए, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए सरकारी स्कीम्स के माध्यम से। गवर्नमेंट की जो अलग-अलग इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग सपोर्ट है या सप्लाई चेन सपोर्ट है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं इनके इनके थ्रू जो ग्रामीण क्षेत्र में जो इस तरह की इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, उनकी मदद की जाए। तो जिस इंडस्ट्री की आज हम बात करने जा रहे हैं, वो सिल्क इंडस्ट्री से संबंधित है, यानी कि रेशम की जो इंडस्ट्री है। और जिस स्कीम के बारे में आज हम बात करेंगे जो इसके लिए काम कर रही है, वो है सिल्क समग्र टू इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। जी हाँ, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि हम सिल्क इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो क्या स्कीम है जो इसके डेवलपमेंट, इसके विकास की बात कर रही है? किस तरह से ये पहल कर रहे हैं? क्या-क्या सपोर्ट सिस्टम, क्या मैकेनिज़्म बनाए गए हैं? थोड़ा-सा इसी के बारे में जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये स्कीम? तो अगर हम इस स्कीम के उद्देश्य की बात करें कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये स्कीम बनाई गई? सिल्क सामग्री स्कीम जैसा मैंने बताया कि ये पूरे सिल्क इंडस्ट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट कहते हैं, तो उसमें सभी चीज़ें आती हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनको रोज़गार देने से संबंधित हो या उनकी आय को बढ़ाने से संबंधित हो, जो सपोर्ट मैकेनिज़्म चाहिए, जो पूरा एक सिस्टम का जो डेवलपमेंट है या एक इंटीग्रेशन है, वो सब भी इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट में आ जाता है। कैसे हम ट्रेनिंग के माध्यम से या और भी जो ज़रूरी स्किल डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं या स्किल डेवलपमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, उनके माध्यम से लोगों को और जागरूक करें और उनको स्किल्ड बनाएँ, उनको मार्केटिंग में, उनको सप्लाई चेन में मदद करें। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल डेवलपमेंट का पार्ट होती हैं और इसी में जो सल्क सामग्री स्कीम है, ये इसी इसी विषय को लेके आगे बढ़ती है कि कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए, जो कि ना सिर्फ़ मलबरी कल्टीवेशन से संबंधित हो, उसमें जो सिल्क वर्म रेयरिंग है, वो भी कवर करते हैं, कोकून प्रोडक्शन जो इसका अहम हिस्सा है इस पूरे पूरे प्रोसेस का, और फिर उसके बाद सिल्क यार्न प्रोडक्शन जो एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। तो इन सब से संबंधित जो भी ज़रूरतें होती हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, वो सारी चीज़ों को एक तरह से सपोर्ट करने के लिए, बल्कि इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए हो, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स के लिए हो, चाहे इसी तरह का कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ट्रेनिंग, मार्केटिंग या इस तरह के
जितने भी कार्य हैं, जितनी भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स इसमें काम कर रहे हैं, इन सब को एक साथ जोड़ के, इनकी मदद करके इन तक जो भी रिसोर्सेज़ हैं उनको आसानी से पहुँचाया जाए। तो कुल मिला के जब ये सारी चीज़ें सही तरीके से काम कर रही होंगी और एक उद्देश्य के साथ काम कर रही होंगी, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ फ़ोकस होंगी, तो कहीं न कहीं पूरी इंडस्ट्री को इसका लाभ मिलेगा और पूरी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा ज़्यादा प्रॉस्पर करेगी और वहाँ उसमें जो जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होंगी। जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, जिनका ख़ास तौर पे ये मुख्य व्यवसाय है, वो लोग इसमें और ज़्यादा आय अर्जित कर सकते हैं। अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको ना सिर्फ़ देश में बल्कि विदेशों तक पहुँचा सकते हैं। तो बहुत सारा जो है इसमें इस इंडस्ट्री के अंदर एक स्कोप है और बहुत इसमें जो है भविष्य है और बहुत सारे इसमें जो है अवसर प्रदान किए गए हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ये समग्र सिल्क समग्र 2 स्कीम जो है वो काम कर रही होती है। जैसे अभी मैंने बताया कि सिल्क सामग्री 2 जो है वो एक इंटीग्रेटेड स्कीम है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिसको इस स्कीम को कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने वर्ष 2022 में 19 जनवरी 2022 में जो है इसको अप्रूव करा, इसको लॉन्च किया। और सिल्क सामग्री 2 जो स्कीम है ये अलग-अलग कंपोनेंट्स को कवर करती है और इसके जो कंपोनेंट्स या सब कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें मलबरी का पार्ट कवर करता है, वानिया एंड पोस्ट कोकून सेक्टर्स, ये अपने आप में एक सेक्टर्स हैं, एक पूरे एक प्रोसेस हैं, पूरे उद्योग हैं। इसी तरह ये पूरा जो स्टेट गवर्नमेंट और ये पूरी जो जितनी भी कवायद है वो इस तरफ है कि कैसे यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इस इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रदान की जाए। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं उन वहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, प्रोडक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। जो रॉ सिल्क तैयार हो रहा है उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ को क्रिएट किया जाए। ख़ास तौर पे जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनको क्रिएट किया जाए ताकि वहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवसर प्रदान हो सकें। तो जैसा हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझा, इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स को समझा कि क्या उसका उद्देश्य है और कैसे ये सिल्क इंडस्ट्री को जो है सपोर्ट कर रहा है। आइए समझते हैं इसको और डिटेल में, क्या इसमें कंपोनेंट्स हैं, किस तरह कौन इसमें गवर्नमेंट की कौन-सी एजेंसीज़ हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जो सिल्क उद्योग है, जो पूरी सिल्क इंडस्ट्री है उसके लिए जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो है सेंट्रल सिल्क बोर्ड। सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक भारत सरकार की अ, एक एजेंसी है, जिसको सिर्फ़ इसलिए बनाया गया ताकि वो सिल्क इंडस्ट्री को पूरे देश में जो है वो उसका डेवलपमेंट कर सके, उसका विकास कर सके और उसको जो ज़रूरी मदद चाहिए जो भी उसमें लोग जुड़े हुए हैं और जो भी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब के लिए जो भी ज़रूरी कदम उठाने हैं, वो सेंट्रल सिल्क बोर्ड की तरफ से समय-समय पे उठाए जाते हैं। तो समझते हैं कि इसमें सेंट्रल सिल्क बोर्ड का क्या रोल है, क्या फ़ंक्शंस करता है वो। तो जैसे हम क्योंकि बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की इस इंडस्ट्री के संबंध में, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, वो जो अपना योगदान देता है, वो रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में करता है। रिसर्च और डेवलपमेंट ख़ास तौर पे जो सिल्क की क्वालिटी और उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने के लिए जितनी भी रिसर्च और डेवलपमेंट हमारे सिल्क बोर्ड द्वारा कंडक्ट करी जाती है, उसी के बेसिस पे नई टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है और सिल्क इंडस्ट्री को और बेहतर बनाया जाता है ताकि उसके उत्पाद, उसके जो सिल्क जो तैयार हो रहा है, वो बेहतर क्वालिटी का हो सके और ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में एक्सपोर्ट क्वालिटी का सिल्क हम तैयार करके बाहर के देशों में भी हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें और जो हमारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर सकें। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये एक मुख्य कार्य होता है, जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड कर रहा होता है। इसी के साथ-साथ टेक्निकल असिस्टेंस एक बहुत ज़रूरी कार्य है जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक तरह से कर रहा होता है और उसमें काफ़ी ज़िम्मेदारी भी आती है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के ऊपर। क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंस इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि जितना भी ये सिल्क का उद्योग है वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे हमारे किसान हैं या जो इस तरह के जो वीवर्स हैं वो वहाँ पे कार्य कर रहे होते हैं। तो उनका जो जो लेवल ऑफ नॉलेज या एजुकेशन बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं हो पाता है अक्सर जो वो नए तरीके की टेक्निकल जो डेवलपमेंट हो रहा होता है उसको समझ सकें या नए तरीके के जो भी
नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है उसको अडॉप्ट कर सकें। तो उनकी मदद के लिए यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस एक बहुत ज़रूरी कार्य होता है, जो कर रहे होते हैं हमारे सेंट्रल सिल्क बोर्ड के लोग, ताकि जो भी किसान हैं, जो वीवर्स हैं इस सिल्क प्रोडक्शन के अंदर, उसको जो है उनको ज़रूरी सपोर्ट पहुँचाया जा सके। इसलिए टेक्निकल असिस्टेंस भी एक बहुत ज़रूरी फंक्शन होता है सेंट्रल सिल्क बोर्ड का। इसके अलावा मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल सिल्क बोर्ड की तरफ से। मार्केटिंग सपोर्ट इसलिए ज़रूरी होता है कि जब तक आपका माल जो तैयार माल है वो सही मार्केट्स में पहुँचेगा नहीं, तो उसकी खपत उतनी नहीं हो पाएगी। और हम जब जानते हैं कि आज के ज़माने में किसी भी प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जब तक सही मार्केटिंग नहीं होगी, वो सही प्लेटफ़ॉर्म्स पे वो डिस्प्ले नहीं हो पाएगा और उसकी डिमांड में इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रल सिल्क बोर्ड ये सुनिश्चित करता है कि प्रॉपर मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाए। ख़ास तौर पे जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स लग रहे होते हैं या एग्ज़िबिशन्स लग रही होती हैं या इस तरह की कोई भी मार्केटिंग इवेंट हो रहा होता है, तो वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स, इस तरह के जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वो आके अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं और सिल्क के पूरा जो सिल्क इंडस्ट्री है उससे फ़ायदा उठा सकती है। तो मार्केटिंग सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, जो हमारा सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है इसमें कार्य कर रहा होता है। अब जब क्योंकि हम जब अपने उत्पादों को देश-विदेश में पहुँचाने की बात कर रहे हैं, एक उनकी जो क्वालिटी है उसके इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम क्वालिटी कंट्रोल पे भी ध्यान दें। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड क्वालिटी कंट्रोल को भी मॉनिटर करता है और देखता है कि जो सिल्क प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनकी क्वालिटी जो हमारे जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं भारत सरकार द्वारा कि भई ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो उन स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वहाँ पे उस क्वालिटी कंट्रोल को भी चेक करना, ये भी एक मॉनिटरिंग वाला पार्ट भी कहीं न कहीं सेंट्रल सिल्क बोर्ड की ज़िम्मेदारी आती है कि जो भी माल तैयार हो रहा है, जितना भी सिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो भारत सरकार की जो दिशा-निर्देश हैं, उसके अनुसार, उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत कार्य किया जाता है, क्योंकि ख़ास तौर पे जितने भी हमारे सिल्क उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं और गरीब परिवारों से भी होते हैं। तो वहाँ पे उनकी आय को बढ़ाया जाए, बेहतर से बेहतर उनको ट्रेनिंग, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, जिससे उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो हो सके। और इसके लिए तरह-तरह की ट्रेनिंग्स और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत आता है। और यहाँ पे उनकी स्किल्स और नॉलेज को बेहतर किया जाता है, ताकि ना सिर्फ वो जो कार्य ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे थे, उसको भी अच्छे से कर सकें, और यदि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है या नया तरीका आया है जिससे उत्पादों में बेहतरी की जा सके या प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जा सके, तो उस चीज़ की स्किल्स और नॉलेज भी सही समय पे उन तक पहुँच सके। तो स्किल डेवलपमेंट भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक तरह से पार्ट होता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी एक, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी व्यवसाय को, किसी भी बिज़नेस को सही तरीके से करने के लिए और उसको लगातार उसमें जो है चलाते रहने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की ख़ास तौर पे ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, ये सुनिश्चित करता है कि जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उनको अलग-अलग स्कीम्स के माध्यम से, अलग-अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से, जैसे कि सिल्क सामग्री स्कीम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस तरह की स्कीम के माध्यम से उनको ज़रूरी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। जो भी सिल्क सेक्टर में जुड़े हुए लोग हैं या इस तरह की गतिविधियों में जो लोग हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग भी एक बहुत ज़रूरी और बहुत ही क्रूशियल रोल है जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड निभा रहा होता है, क्योंकि जब तक सरकार द्वारा जो पॉलिसीज़ हैं, जो एनवायरनमेंट को देखते हुए या जो भी मार्केट है या जो अलग-अलग देशों में जिस तरह से डिमांड हो रही है, सप्लाई हो रही है, या हमारे दूसरे मुल्कों के साथ किस तरह के संबंध हैं, किस तरह के ट्रेड ट्रेड रिलेशंस हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सही पॉलिसी बनाना और उसको एग्ज़ीक्यूट कराना और उसको ज़मीनी स्तर तक पहुँचाना, ये बहुत ज़रूरी कार्य होता है। अगर पॉलिसी मेकिंग में ही कुछ दिक्कत आ जाएगी, तो फाइनली फिर जो भी स्कीम बनाई जाएगी, जो भी रोड मैप तैयार किया जाएगा, उसको सही ढंग से ज़मीनी स्तर पे लागू करना और उससे जो है, जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं, वो ला पाना बहुत मुश्किल होगा। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड का पॉलिसी मेकिंग में भी एक अहम योगदान होता है। अगर सही पॉलिसी नहीं होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आएँगी और ज़मीनी स्तर पर वो चीज़ सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी।
तो ये हमने समझा था कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड क्या काम किस तरह से कार्य कर रहा होता है। आइए अब अपनी स्कीम की तरफ वापस चलते हैं कि जो सिल्क सामग्री स्कीम है, ये कैसे कार्य कर रही होती है। तो मुख्यतः इसमें जो है 2 मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली एक्टिविटी जिसको हम कह सकते हैं कि ये जुड़ी होती है कोर एक्टिविटीज़ ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड, जो कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड के माध्यम से क्या कोर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा, जो कोर एक्टिविटीज़ का पार्ट बनते हैं, जो कंपोनेंट्स हैं जो कोर एक्टिविटीज़ का पार्ट कहलाते हैं, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाता है। ट्रेनिंग ज़रूरी तरह ट्रेनिंग यहाँ बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ख़ास तौर पे इसमें महिलाएं कार्य कर रही होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हमारे लोग होते हैं, इसमें जुड़े किसान होते हैं, गरीब परिवार होते हैं, तो उनको सही तरीके से एक अच्छी सी ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र सही समय पे, आईटी इनिशिएटिव्स हो गए, आईटी इनिशिएटिव्स का बहुत ज़रूरी है, सही इस्तेमाल होना, ये सब सुनिश्चित करता है। तो ये इसका एक मेन कंपोनेंट आता है। इसी तरह सीड ऑर्गेनाइज़ेशन, सीड्स की जो जो बीज होते हैं, उनका ऑर्गेनाइज़ेशन, उनका स्टोरेज, उनका सप्लाई चेन, ये पूरी चीज़ें ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और एक इसको सही ढंग से करने की ज़रूरत है। अगर ये सीड ऑर्गेनाइज़ेशन या सीड को ध्यान नहीं दिया जाएगा इस प्रोसेस को, तो बहुत सारी दिक्कतें आएँगी और किसानों को नुकसान होगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट की बात होती है, वो एक मुख्य कंपोनेंट आता है कि कैसे मार्केट डेवलप किया जाए, कैसे डिमांड को बढ़ाया जाए और किस तरह से कोऑर्डिनेशन किए जाएँ, चाहे वो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हों, चाहे वो ट्रेड फेयर्स से संबंधित हों, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हों या एनजीओज़ हों। कैसे एक कोऑर्डिनेशन का माहौल बनाया जाए और ओवरऑल मार्केट डेवलपमेंट की तरफ जो है इस इंडस्ट्री को ले जाया जाए। इसके अलावा क्वालिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम्स को क्रिएट करना, क्योंकि ख़ास तौर पे यहाँ पे ज़रूरी होता है कि अगर क्वालिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम्स नहीं होंगे तो वहाँ पे एक्सपोर्ट में या ब्रांड प्रमोशन में या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में इस तरह की दिक्कतें आएँगी और हमें अपने उत्पाद की गुणवत्ता, जितने भी हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एक क्वालिटी सर्टिफ़िकेशन के द्वारा ही जो है वो तैयार हुए हों और उनका एक जो मिनिमम सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, उसको वो मीट कर रहे हों। तभी वो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो ना सिर्फ़ हमारे देश में, बल्कि दूसरे देशों में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और उनको पूरी दुनिया में, विश्व में पहुँचा सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा कंपोनेंट है, अगर हम उसकी बात करें, तो वो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड क्रिटिकल फील्ड लेवल इंटरवेंशंस की बात करता है कि कैसे बेनिफिशियरीज़ को क्या फ़ायदा मिलेगा, फील्ड लेवल इंटरवेंशंस क्या होते हैं। तो ये इसका दूसरा कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट हो गया जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड जिस पे उसमें रोल निभा रहा होता है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड करी जाए, सीड ऑर्गेनाइजेशंस हों, सर्टिफिकेशन सिस्टम्स हों। यहाँ पे ज़रूरी होता है कि कैसे सर्टिफाइड फील्ड लेवल इंटरवेंशंस खास तौर पे राज्यों में की जाए, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अलावा कहाँ पे उस फील्ड इंटरवेंशन की ज़रूरत है, क्रिटिकल फील्ड इंटरवेंशंस किस तरह के चाहिए और किस लेवल पे चाहिए, कैसे जो एजेंसीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें एसएचजीज़ हो सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं, एनजीओज़ हो सकती हैं, इस तरह के क्लस्टर्स बना के कैसे फील्ड लेवल इंटरवेंशंस किए जाए, ये एक इसका सेकंड कंपोनेंट होता है। इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेरीकल्चर प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे सेरीकल्चर का जो प्रोजेक्ट है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए, उसकी भी ज़िम्मेदारी होती है कि इसको जो है सही ढंग से वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए और इसको सही तरीके से जो है रन करा जाए। इसके अलावा प्रोविजंस टू मीट एक्सपेंडिचर ऑफ ऑनगोइंग सेरीकल्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ एनईआरटीपीएस, यानी कि जो ऑलरेडी रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं सेरीकल्चर के, वहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं उनकी सही प्रोविजनिंग हो और उनका फंड्स का सही इस्तेमाल हो, सही समय पे जो फंड्स की ज़रूरत होती है उसको सही तरीके से प्रोविजनिंग करके रखना कि बिज़नेस साइकिल के हिसाब से या सीज़न के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको सही समय पे प्रोविजनिंग करना और सही समय पे किसानों तक या जो भी इस उद्योग में लोग जुड़े हुए हैं उन तक वो चीज़ पहुँचाई जा सके। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे, जिन 2 ब्रॉड कंपोनेंट्स जिनको हम कह सकते हैं, जो इस स्कीम के लिए काम कर रहे होते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है कोर एक्टिविटीज़ का। तो यहाँ पे देखिए जो कोर एक्टिविटीज़ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जैसे हम बात करें
तो जो पहला पॉइंट था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आईटी इनिशिएटिव, इस कार्य को करने के लिए, इस एक्टिविटी के लिए किस तरह से कौन से इंस्टीट्यूट्स को जिम्मेदार दी बनाया गया। तो यहाँ पे 3 मुख्य इंस्टीट्यूट्स हैं। पहला इंस्टीट्यूट है जो कि मलबरी सेरीकल्चर से संबंधित ट्रेनिंग देता है। ये है एक इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटका में है, दूसरा बरहामपुर वेस्ट बंगाल और तीसरा पैम्पोर यानी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है। तो ये 3 इंस्टीट्यूट इस क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारा टसर सिल्क है उससे संबंधित इंस्टीट्यूट फॉर टसर है, जो कि रांची में इस्टेब्लिश्ड है। रांची के अंदर ये इंस्टीट्यूट है जिसको CTRTI के नाम से जाना जाता है। तो ये एक मुख्य इंस्टीट्यूट है। इसी तरह लोहदोईगढ़ जो कि आसाम में है, यहाँ पे मुगा एंड एरी के लिए इंस्टीट्यूट है। तो ये 3 इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और आईटी इनिशिएटिव के संबंध में कार्य कर रहे होते हैं और मुख्यतः इन एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हैं। जो दूसरी सीड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित एक्टिविटी है, उनका रोल क्या होता है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जो सीड ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है सीड प्रोडक्शन और ऐसे ही कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स को इस्टेब्लिश करना, ताकि उनका जो है कमर्शियल यूज़ हो सके। तो यहाँ पे हमें प्रमोट करने की ज़रूरत होती है एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो सीड प्रोडक्शन कर सकें या इस तरह के जो कोल्ड स्टोरेज हैं या सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इस क्षेत्र में कार्य कर सकें और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप की मदद से इस रोल को निभाया जा सके और इसमें ज़्यादा काम किया जा सके। इसके अलावा मोबाइल ऐप का डेवलपमेंट, ताकि रियल टाइम अवेलेबिलिटी का पता चल सके, कैसे कहाँ सिल्कवर्म सीड्स की ज़रूरत है, क्या कॉस्ट ऑफ सीड क्या आ रही है, प्रोड्यूसर की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मोबाइल ऐप की मदद से एक ही जगह पे वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके मोबाइल ऐप की मदद से, जो कि रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता रहे। इसके अलावा एक 4 टियर सीड मल्टीप्लिकेशन नेटवर्क बनाने की ज़रूरत होती है, जिससे प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ न्यूक्लियस और जो बेसिक सिल्कवर्म सीड है उसकी सही तरीके से जो है सप्लाई हो सके और उसकी जो है प्रोडक्शन भी किया जा सके। इसके अलावा सीड रिसर्च टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य किया जाता है। डिज़ीज़ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक जो सिल्क वर्म है उसको डिज़ीज़ कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वही मेन इसमें कंपोनेंट होता है। फिर जो कोल्ड स्टोरेज का रोल होता है, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी हो सकती है या सीड प्रिजर्वेशन से संबंधित। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीड ऑर्गेनाइजेशंस और उसके मैनेजमेंट से संबंधित हैं और ये कोर एक्टिविटी का पार्ट बनता है इस स्कीम में। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन और मार्केट डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कैसे हो, तो यहाँ पे लाइजनिंग और कोऑर्डिनेशन खास तौर पे जो स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि उनके इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग ऑफ सेरीकल्चर डिपार्टमेंट प्रोग्राम्स चला रहा होता है, जो सेरीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी लाइजनिंग करना, उसका कोऑर्डिनेशन करना स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ होती हैं उसमें एनजीओज़ भी हो सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हो सकते हैं, तो उन सब के साथ लाइजनिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, ताकि मार्केट डेवलपमेंट पे कार्य किया जा सके। इसके अलावा प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग से संबंधित डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन विद स्पेशल फोकस ऑन फैब्रिक इंजीनियरिंग, क्योंकि यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट के बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फैब्रिक इंजीनियरिंग का भी रोल आ जाता है। सिल्क बेंड्स, डिज़ाइनिंग न्यू फैब्रिक स्ट्रक्चर्स, जब हम नए डिज़ाइन करेंगे, नए फैब्रिक स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करेंगे, तो बेहतर हमारे प्रोडक्ट तैयार होंगे जिनको ज़्यादा मार्केट में डेवलपमेंट में काम आएंगे। इसी के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग की सुविधा मुहैया की जाएगी, खासतौर पे कोकून और रॉ सिल्क के पूरे देश में। तो उससे क्या होगा कि हमारा पूरा जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगा, बेहतर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मार्केट की तरह देख सकते हैं और पूरी जो प्रोसेस होगा वो काफ़ी फेयर और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इस विषय में भी कार्य किया जा रहा होता है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है प्राइस स्टेबलाइजेशन सपोर्ट, क्योंकि प्राइस एक ऐसी चीज़ है जो आपके फिनिश प्रोडक्ट्स के सेल पे असर डालती है। अगर आपका फिनिश प्रोडक्ट जो है वो प्राइस से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, तो कहीं न कहीं उसकी डिमांड में दिक्कत आएगी। और तो यहाँ पे प्राइस स्टेबलाइजेशन का भी एक मुख्य रोल होता है, ख़ास तौर पे
जो नॉन मलबरी कोकून्स होते हैं और उनको जो है उनको सेफगार्ड करने के लिए ख़ास तौर पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही होती हैं, तो वहाँ पे उनकी भी बहुत ज़रूरत होती है। चौथा जो कंपोनेंट है वो क्वालिटी सर्टिफ़िकेशन सिस्टम से संबंधित है, कि कैसे क्वालिटी सर्टिफ़िकेशन सिस्टम है ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट, ब्रांड क्रिएशन हो, प्रमोशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, तो ये कंपोनेंट है। यहाँ पे ज़रूरी होता है कि जो हमारा जो इंडियन सिल्क ब्रांड्स हैं या जो भी जेनेरिक प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में, उनको प्रमोट किया जाए और ख़ास तौर पे हम उनको इस लेवल पे प्रमोट करें कि वो इंडियन सिल्क जो है वो एक एक्सपोर्ट मार्केट में जो है एक अपनी पहचान बना सके। तो बहुत ज़रूरी होता है कि इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो निकल के आएँ और उनको एक इंटरनेशनल मार्केट में जो है एक एक्सपोर्ट मार्केट उनके लिए तैयार की जाए और इंटरनेशनल मार्केट में उनकी एक अलग पहचान हो। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मेजर्स तैयार किए जाएँ जाकि जहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस को मज़बूती मिल सके और जो भी क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट्स की, उनको प्रॉपर क्वालिटी असेसमेंट हो सके और उन्हें क्वालिटी सर्टिफ़िकेशन प्रदान किया जा सके, जिसकी मदद से वो एक्सपोर्ट मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में या इस तरह के जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स होते हैं, वहाँ पे उसको वो डिस्प्ले कर सकें और अपने उत्पादों को उसकी डिमांड बढ़ा सकें। इसी के साथ-साथ कोकून और जो रॉ सिल्क टेस्ट्स होते हैं, वहाँ पे ये सुनिश्चित करा जाता है कि उनकी क्वालिटी और जो प्योरिटी ऑफ सिल्क है, वो सुनिश्चित की जाती है उन टेस्ट के माध्यम से। तो वो एक कहीं न कहीं क्वालिटी सर्टिफ़िकेशन सिस्टम्स का पार्ट होता है। इसके अलावा जो सिल्क मार्क ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ इंडिया है, जिसको एसएमओआई कह के नाम से जानते हैं, वो प्रमोट करता है प्योर सिल्क प्रोडक्ट्स। वो प्योर सिल्क प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है अपने सिल्क मार्क के माध्यम से। वो सिल्क मार्क जिन प्रोडक्ट्स पे लगाता है, यानी कि वो बिल्कुल प्योर सिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं और उनकी प्योरिटी जो होती है वो कहीं न कहीं सबसे हाईएस्ट क्वालिटी होता है और उनकी जो प्योरिटी होती है, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिल्क होता है। तो जो भी सिल्क मार्क प्रोडक्ट्स होते हैं, वो उनकी एक अलग पहचान होती है। तो इस तरह का सर्टिफ़िकेशन मिलने से जो लोग इस सिल्क उद्योग में जुड़े हुए हैं, सिल्क प्रोडक्शन में डील कर रहे हैं या यार्न्स या फैब्रिक इस तरह का तैयार कर रहे हैं, तो उनके लिए सिल्क मार्क एक अपने आप में बहुत बड़ी पहचान है और एक उनकी क्वालिटी को और उनकी प्योरिटी को दर्शाता है, जिससे वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट में या एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस सिल्क मार्क का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आइए समझते हैं इसमें कौन-कौन सी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं। तो सबसे जो मुख्य इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है स्टेट सेरीकल्चर डिपार्टमेंट और ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो इस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, जो भी इस प्रोसीजर में संबंधित हैं या इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो स्टेट के जो अलग विभाग होते हैं, जो कि इस संबंध में कुछ कार्य करना चाह रहे होते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और वो भी इसमें एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की तरह कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है या रूरल डेवलपमेंट से संबंधित या इस तरह के जो विभाग हैं, जो भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये भी कुछ प्रपोज़ल सबमिट कर सकते हैं अपनी जो कंपोनेंट्स हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए, उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ताकि जो लोकल लेवल के जो उनके अपने प्लान्स हैं, जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सपोर्ट मिल सके और उनको बेहतर बनाया जा सके और लोकल सपोर्ट के माध्यम से उनको और बेहतर किया जा सके। लोकल डिपार्टमेंट्स के माध्यम से उनको जो है अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट और इनका इम्प्लीमेंटेशन कराया जा सके। अब आते हैं बहुत ही सबसे ज़रूरी पोर्शन पे, जो कि है फंडिंग से संबंधित, फंड रिलीज़ और एलोकेशन से संबंधित। तो इस स्कीम के माध्यम से जो फंड रिलीज़ किया जाता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड के माध्यम से किया जाता है, जो कि एनुअल बजट में जो प्रोविजंस रखे गए होते हैं सिल्क सामग्री 2 स्कीम के तहत, वहाँ पे उसको अप्रूव किया जाता है और उसी एनुअल बजट जो अप्रूव किया जाता है, उसी के माध्यम से ये फंड जो है वो रिलीज़ कराए जाते हैं। सिल्क सामग्री 2 स्कीम जो है, यहाँ पे जो टोटल प्रोविज़न रखा गया है, वो 1050 करोड़ का रखा गया है, जो कि अगले 5 सालों के लिए है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक का जो पूरा बजट, जो टोटल प्रोविज़निंग करी गई है इस बजट में सिल्क सामग्री 2 स्कीम के तहत, वो पूरा 1050 करोड़ रुपए है। हालाँकि अ, यहाँ पे कुछ सेपरेट एलोकेशन भी रखा गया है जो कि नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक सेरीकल्चर प्रोजेक्ट्स हैं या इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैं, जो कि 230 करोड़ है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए और 154 करोड़ रुपए है ऑनगोइंग सेरीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स के लिए। तो देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक अच्छा फंड और एक अच्छा बजट एलोकेशन किया गया है। समझते हैं कि क्या है फ्लो ऑफ फंड, कैसे फंड जो हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं।
तो फंड जो होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं स्टेट और लाइन डिपार्टमेंट्स के माध्यम से थ्रू सिंगल विंडो रिलीज सिस्टम, जो कि इंस्टॉलमेंट के माध्यम से होता है। पहली इंस्टॉलमेंट जो रिलीज की जाती है, जो फर्स्ट 5 ईयर टारगेट्स हैं, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी रिलीज़ की जाती है, और बाद की जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो रिलीज़ की जाती हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के बाद, या जो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं उसके माध्यम से फिर वो जो बाकी की जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उसको रिव्यू करने के बाद फिर वो रिलीज़ करी जाती हैं। जो फंड्स रिलीज़ किए जाते हैं वो पीएफएमएस जो सरकार का एक माध्यम है, जिससे डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में, या स्टेट बेनिफिशियरी होती हैं उनके आधार लिंक जो अकाउंट्स होते हैं, जिसको हम डीबीटी मोड कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र मोड, उसके माध्यम से पीएफएमएस की मदद से ये फंड भारत जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को सप्लाई करती हैं और उसके अकाउंट में जो है वो क्रेडिट कर दिए जाते हैं। जहाँ पे एनजीओ या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे जो एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होती हैं, तो उनको एक एस्क्रो अकाउंट खोलना होता है। एस्क्रो अकाउंट जो होता है वो एक तरह से एक कह सकते हैं कि जॉइंट अकाउंट की तरह होता है, जिसमें एक फ़िक्स पोर्शन अमाउंट प्रिज़र्व कर लिया जाता है, उसको रोक लिया जाता है कि उस पैसे को सिर्फ़ प्रोजेक्ट में ही यूज़ कर सकते हैं। तो एक फ़िक्स अमाउंट उस एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से रोक लिया जाता है, और जैसे-जैसे प्रोजेक्ट की ज़रूरतें होती हैं, जैसे-जैसे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ता है, या उसमें किसी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित या कोई मेंटेनेंस चाहिए या इस तरह का कोई भी कार्य होता है, तो वो फंड फिर उस एस्क्रो अकाउंट से वहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो फ्लो ऑफ फंड में ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पे समझते हैं कि फंडिंग पैटर्न क्या है, सिल समग्र 2 स्कीम के तहत ये उसके पैकेजेज़ हैं, किस तरह से उसमें जो है स्टेट वाइज़ कैसे किया गया है, क्या फंडिंग पैटर्न रखा गया है स्टेट वाइज़, तो वो समझते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी रखी गई है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की, जो कि स्टेट वाइज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जनरल स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पार्टिसिपेशन होगा, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा वो 50% होगा, जो कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड के माध्यम से आएगा। तो 50% का उसमें जो फंड शेयरिंग पैटर्न होगा वो 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसका 25% होगा, और जो बेनिफिशियरी है उसका 25% होगा। जनरल स्टेट्स में फॉर एससी, एसटी और टीएसपी के केस में 65% जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, 25% राज्य सरकार का, और बेनिफिशियरी का 10% होता है, 10%। इसी तरह जो स्पेशल स्टेटस स्टेट्स हैं, वहाँ पे 80% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 10% स्टेट गवर्नमेंट, और 10% जो है वो बेनिफिशियरी का इसमें शेयरिंग पैटर्न होगा। इसी तरह जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड सिल्क समग्र टूल्स पैकेजेस हैं, वहाँ पे जनरल स्टेट्स के केस में 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, स्टेट के का 20% होगा, और 20% बेनिफिशियरी का होगा। जो स्पेशल स्टेटस स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे हैं, वहाँ पे 40% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 30% स्टेट गवर्नमेंट, और 30% बेनिफिशियरी का होगा। एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के हैं, वहाँ पे 20% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 20% स्टेट का, और इसी तरह 60% जो है वो बेनिफिशियरी का होता है। इसी तरह स्टेट के जो स्पेशल स्टेट्स हैं, स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट्स हैं, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का 30%, स्टेट गवर्नमेंट का 30% और बेनिफिशियरी का 40% शेयरिंग पैटर्न होता है, जो फंडिंग का पैटर्न होता है। मॉनिटरिंग एजेंसीज़ की अगर हम बात करें कि किसी भी सरकारी स्कीम, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम में बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पे एक मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत मजबूत हो। मॉनिटरिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, इसको मॉनिटरिंग सेल बनाना होता है। ये एक अपना एक मॉनिटरिंग सेल इसने बनाया हुआ है, जो कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड हेडक्वार्टर्स यानी कि जो बैंगलोर में है, वहाँ से ये ऑपरेट करता है और मॉनिटर करता है, जितना भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसको मॉनिटर करता है। ये मॉनिटरिंग सेल होता है, ये असिस्ट करता है जो वेरिफिकेशन या मॉनिटरिंग पार्ट होता है और बेनिफिशियरी का, या उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए उसका, ताकि वो पूरा जो सिल्क सामग्री स्कीम है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, और अगर किया गया है तो उसको सही तरीके से लागू किया जा सके। इसी तरह सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराता है, जो कि मोबाइल ऐप के माध्यम से होता है, और जिसमें जियो टैगिंग की फैसिलिटी होती है, ताकि जितनी भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सब की जियो टैगिंग हो सके, और वहाँ पे पूरा जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम एक ऑनलाइन तरीके से भी मैनेज किया जा सके।
जितना भी इस तरह का डेटाबेस होता है वो सब इंटीग्रेटेड फॉर्म में रखा जाता है, और जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड की जो पोर्टल है वहाँ पे वो डेटा अपलोड किया जाता है, और वो डेटा रेगुलरली जो है वो रिफ्रेश करा जाता है और उसको अपडेट करते रहना पड़ता है। तो इस तरह से मॉनिटरिंग एजेंसी जो है ये कार्य भी कर रही होती है। तो यहाँ बहुत ज़रूरी होता है कि सही जानकारी आप तक पहुँचे, और हमारी यही कोशिश रहती है कि जितनी भी इस तरह की ग्रामीण क्षेत्रों में या एग्रीकल्चर से संबंधित या इसी से अलाइड जो जितने भी सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उससे संबंधित जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, वो आप तक पहुँचाई जाएँ। तो इसी विषय में आज जिस स्कीम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से संबंधित ये स्कीम है जो फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स की बात करती है। तो इसी को थोड़ा समझते हैं आज इस स्कीम के बारे में। जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम है, ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, भारत सरकार का, जो कि प्रमोट करना चाहता है, जिसका उद्देश्य ये है, ऑब्जेक्टिव ही उसका ये है कि कैसे हम अपनी जो एग्रो प्रोसेसिंग पूरी जो एक इंडस्ट्री है, जो एग्रो प्रोसेसिंग का पूरा एक अपने आप में एक पूरा इंडस्ट्री है, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, उसका कैसे डेवलपमेंट किया जाए। ये स्कीम वर्ष 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई थी भारत सरकार की द्वारा। और जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, वो है टू क्रिएट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिससे हम उनको इनेबल कर सकें ताकि वो बेहतर उत्पाद तैयार कर सकें, उनके प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकें, उनकी पैकेजिंग को बढ़ा सकें अपने प्रोडक्ट्स को। और कहीं न कहीं जब ये सारी चीज़ें आप करते हैं, इम्प्लीमेंट प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, तो वहाँ पे हमने देखा कि वेस्टेज कम होता है। जो वेस्ट मटेरियल है वो कम आता है। तो ये जो है वो वेस्ट रिडक्शन पे भी काम कर रहा होता है। तो इसका एक ये भी ऑब्जेक्टिव है कि इस तरह के क्लस्टर स्कीम्स को डेवलप करके वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट को भी कंट्रोल किया जाए, और कहीं न कहीं वो पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करता है, और जो ओवरऑल जो वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको बेहतर करता है। जिससे वहाँ के जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनकी आय में बढ़ोतरी होती है, उनको बेहतर जो है अपने जो उनकी जो फसल होती है उसका बेहतर उनको जो है वो दाम मिलता है, और वहाँ पे जो लोकल लेवल पे जो जितना भी ग्रामीण क्षेत्र में जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी तरफ जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होती हैं। तो ये सारे उद्देश्य के साथ कि कैसे हम अपने रूरल क्षेत्र को एग्रो प्रोसेसिंग के माध्यम से, इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के माध्यम से कैसे वहाँ बेहतर इनकम के ज़रिए तैयार कर सकें, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर सकें, वहाँ का जो एग्री प्रोड्यूस है, उसकी क्वालिटी और उसकी जो ओवरऑल फिनिश प्रोडक्ट है, उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकें, ताकि वो ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक पहुँचे। इस स्कीम के माध्यम से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, वो ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है, जिससे वो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बना सकें। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स जो मैंने अभी ज़िक्र किया कि क्यों ज़रूरी हैं, तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस इस स्कीम के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे वो बेसिक जो भी इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे कि रोड्स का निर्माण हो सकता है, पावर सप्लाई हो सकती है, वाटर सप्लाई हो सकती है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हो सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। ये सारी जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरतें हैं, उनको वहाँ पे वो डेवलप कर सकें, और वहाँ पे उनकी जो मार्केटिंग है या प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उस क्लस्टर के माध्यम से वो पूरी की जा सकें। इस स्कीम के माध्यम से जो टारगेट रखा गया है, वो रखा गया है कि ऐसे 500 एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर्स का निर्माण किया जाए पूरे देश भर में। और क्योंकि 500 एग्री प्रोसेसिंग का एक पूरा टारगेट रखा गया है, तो ओवरऑल देखा गया, एक एस्टिमेट लगाया गया है कि इससे कम से कम 5 लाख लोगों को 5 लाख एंटरप्रेन्योर्स को या ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिलेंगे। तो 5 लाख एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ भी निकल के आएँगी इसमें, और ओवरऑल जो हमारा फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री है, वो इस उद्देश्य के साथ कार्य करेगा, और कहीं न कहीं हमारे जो किसान हैं, उनकी आय को बढ़ाएगा, उनकी इनकम को दुगना करेगा। और 2022 तक का ये लक्ष्य रखा गया कि 2022 में ये इस इनकम को जो है वो
बढ़ाया जाएगा और दुगना किया जाएगा। अब इसके आंकड़े आने बाकी हैं क्योंकि हम 2023 में हैं, तो इसके आंकड़े आएंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो है इस पूरी इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ और कैसे लोगों की आय बढ़ी या इसमें किस तरह का जो है वो योगदान देखने को मिला है। अगर हम प्रोजेक्ट की कंपोनेंट्स की बात करें कि क्या कंपोनेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे मुख्य जो कंपोनेंट है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता है वो इस स्कीम के माध्यम से सुनिश्चित करता है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे कि रोड है, सड़क है, वाटर सप्लाई है वहाँ पे, पावर सप्लाई है, या इस तरह के जो बुनियादी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो कि एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी हैं वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए या उनको ग्रोथ देने के लिए, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है और इस स्कीम के माध्यम से इस तरह का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जो है तैयार कराया जाता है। इसके अलावा कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ को क्रिएट करना होता है। कॉमन फैसिलिटीज़ में क्या आता है, जैसे कि वेयरहाउस, टेस्टिंग टेस्टिंग लैब से संबंधित हो सकता है, प्रोसेसिंग यूनिट्स डेवलप करना, जहाँ पे तरह-तरह के मल्टीपल यूनिट्स क्रिएट करे जा सकें एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के। तो ये कहीं न कहीं एक कॉमन फैसिलिटीज़ की तरह कार्य कर रहे होते हैं। तो वेयर हाउसिंग हो गए, टेस्टिंग लैब्स हो गए या प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गए, ये सब मदद करते हैं कि ओवरऑल जो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए होता है, उसको कम करता है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉमन फैसिलिटीज़ की तरह इसको यूज़ कर रहे होते हैं और किसी भी इंडिविजुअल जो यूनिट होती है, उसके ऊपर ये पूरा बोझ नहीं आता और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उसको चाहिए होता है, वो इस कॉमन फैसिलिटी के माध्यम से वो इसमें इन्वेस्ट ना करके कॉमन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा ले सकता है और अपनी जो ओवरऑल जो कॉस्ट है उसको कम कर सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर सकता है, जिससे वो अपनी जो कोर ऑपरेशंस है, जो मुख्य उसका कार्य है, उस पे ज़्यादा फोकस कर सके। तो जो कॉमन फैसिलिटीज़ है, इनको क्रिएट करना भी इसका एक कॉमन प्रोजेक्ट का कंपोनेंट है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे कार्य कर रहा होता है। ये स्कीम जो है, ये कहीं न कहीं एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करता है कि कैसे इस एंटरप्रेन्योर्स हों जो स्मॉल बिज़नेस करना चाहते हैं, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो लोग जुड़ना चाहते हैं, छोटा-मोटा व्यवसाय करना चाहते हैं, उनको इसके साथ जोड़ता है और उसके साथ-साथ उनका स्किल डेवलपमेंट, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उस पे भी कार्य किया जा रहा होता है, ताकि लोकल लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप हो सके और नए बिज़नेसेस निकल के आ सकें, नए एंटरप्रेन्योर्स निकल सकें, नए ब्रांड्स डेवलप हो सकें और जो एक्जिस्टिंग हैं उनको भी आगे ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटी मिल सके। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी इसका मुख्य कंपोनेंट होता है। इसके अलावा मार्केट डेवलपमेंट पे भी ये इस स्कीम जो है काफ़ी कार्य कर रही है। मार्केटिंग डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी होता है कि जितना भी मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, ख़ास तौर पे जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो जो किसान हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केटिंग कर सकें और कैसे जो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनके साथ लिंकेज क्रिएट कर सकें, ताकि जो प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं उनकी एक डिमांड और सप्लाई का जो एक सिस्टम है वो अच्छा बन सके और जो मार्केट में उनके जो उत्पाद हैं वो रेडीली अवेलेबल हो सकें और इस तरह की प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से उनकी मार्केटिंग हो सके। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते रहें और जितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस करती है, तो हमने देखा कि कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ आपकी कॉस्टिंग कम होती है और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए। ऐसे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो यूनिट्स हैं उनमें नई और बेहतर टेक्नोलॉजी लगाई जाए, जिससे उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सके और उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम से कम किया जा सके। क्योंकि जितना आपका क्वालिटी प्रोडक्ट अगर हम कम दामों पे या एक मार्केट के जो कॉस्ट है उसको कम कर सकेंगे, तो उसकी डिमांड में भी कहीं न कहीं वो देखने को मिलता है। समझते हैं कि क्या पैटर्न ऑफ असिस्टेंस है इसमें। तो आइए अब समझते हैं कि इस स्कीम के माध्यम से किस तरह का जो असिस्टेंस है, क्या पैटर्न ऑफ असिस्टेंस कह सकते हैं, किस क्षेत्र में किस तरह का असिस्टेंस भारत सरकार द्वारा इस स्कीम के माध्यम से दिया जाता है। तो अगर हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि कैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इनेबल किया जाए, उसके लिए क्या प्रोविज़न्स है, क्या उसमें कंपोनेंट है। तो जो स्कीम है ये 35% तक 35% तक जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, जो एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है, वो सिर्फ 35% उसका देती है आपको ऐसा बेसिक
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जिसमें जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरनल रोड हो सकती हैं, ड्रेनेज सिस्टम हो सकता है, वाटर सप्लाई हो सकता है, बिजली की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, या इस तरह का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ज़रूरी है किसी भी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, उसको डे टू डे एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए, ये सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं। तो इनके लिए जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है उसका 35% 35% तक का इसमें जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, और जो इसमें मैक्सिमम अमाउंट है वो 5 करोड़ रुपए तक का है, यानी कि 5 करोड़ रुपए तक का इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जब हम कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो उसके लिए भी इसमें प्रोविज़न दिया गया है। तो इस स्कीम के माध्यम से 35% जो है वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए रखा गया है, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट हो सकती हैं, टेस्टिंग लेबोरेटरीज हो सकती हैं, कोल्ड स्टोरेजेस हो सकते हैं। तो इस तरह की जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं जिनको लोग कॉमन फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, उनका भी इसमें जो है प्रोविज़न रखा गया है 35% का। और इसका जो मैक्सिमम सीलिंग है वो 15 करोड़ रुपए रखा गया, यानी कि 15 करोड़ रुपए तक का इन कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ में, जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, इनमें जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे भी जैसे मैंने बताया कि क्योंकि मार्केटिंग और ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो वहाँ पे भी इसमें बहुत अच्छा एक इसमें जो है वो असिस्टेंस रखा गया है, जो कि 50% का रखा गया है ओवरऑल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है। तो यहाँ मार्केटिंग और ब्रांडिंग यहाँ पे मार्केटिंग और ब्रांडिंग को काफ़ी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस दी गई है, और ज़रूरी भी है, क्योंकि हम जब एक ब्रांड प्रमोशन की बात कर रहे होते हैं, एक ब्रांड बिल्डिंग की बात कर रहे होते हैं, मार्केटिंग फैसिलिटी की बात कर रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसेस आते हैं। ख़ास तौर पे हमने देखा जब ट्रेड फेयर्स लग रहे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे एग्ज़िबिशन्स लग रहे होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी फंड्स की रिक्वायरमेंट आती है। तो 50% तक का इसमें प्रोविज़न रखा गया है सिर्फ मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए, और इसका मैक्सिमम सीलिंग जो है वो 50 लाख रुपीज़ है। तो 50 लाख रुपए तक की इसमें मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया गया है। कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या होता है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग बेसिकली जो होता है वो कहीं न कहीं वो ट्रेनिंग से संबंधित होता है, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित होता है, वर्कशॉप्स हो सकती हैं, एक्सपोज़र विज़िट्स हो सकती हैं किसी दूसरे प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाके, या किसी दूसरी इंडस्ट्री से संबंधित अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट है, तो वहाँ पे विज़िट्स कराना, उन लोगों को ले जाके उनको नए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ से अवगत कराना, और उनको कैसे अपने एग्ज़िस्टिंग यूनिट को या नई यूनिट को बेहतर बना सकें। तो यहाँ पे भी जो है 10 लाख रुपए तक का जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, या इस तरह के एक्सपोज़र विज़िट्स के लिए। एलिजिबल एंटिटीज़ की अगर हम बात करें कि कौन लोग हैं जो इसमें एलिजिबल होंगे, तो जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट्स हैं, ये किसी एंटिटी के माध्यम से भी हो सकता है, इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट हो सकती हैं, जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं, एनजीओज़ हो सकते हैं, कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं। हम लोगों ने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जो इनको एफपीओज़ बोलते हैं, तो इनका काफ़ी इसमें रोल होता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो एसएचजीज़ होते हैं या जो एफपीओज़ होते हैं, वो काफ़ी कार्य कर रहे होते हैं, वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो वो भी इसमें एलिजिबल हैं, और इसमें स्कीम के माध्यम से वो इस तरह का यूनिट, इस तरह का क्लस्टर डेवलपमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ हैं, वो भी इसमें एक एलिजिबल एंटिटी की तरह हो सकती हैं। पार्टनरशिप फर्म्स हो सकती हैं, 2 या उससे ज़्यादा लोग अगर मिल के पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करते हैं, और फिर पार्टनरशिप फर्म के माध्यम से इसमें कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोप्राइटरशिप फर्म्स भी इसमें हो सकती हैं। तो इसमें देखा गया तो ज़्यादातर इसमें जो हैं लोग एलिजिबल हो सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हों, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हों। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं, या कंपनीज़ हो सकती हैं, चाहे वो पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में हो। तो ये सभी एंटिटीज़ इसमें एलिजिबल हैं इस एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि अक्सर लोग स्कीम के बारे में समझ लेते हैं, और कैसे करना है, क्या करना है, वो सब समझ लेते हैं, लेकिन वो बेसिक एलिजिबिलिटी, किस तरह की एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे थोड़ा-सा समझना ज़रूरी होता है।
तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि नेट वर्थ क्या है। पहले ये देखा जाता है कि नेट वर्थ जो एप्लीकेंट है उसकी नेट वर्थ क्या है। तो ओवरऑल जो नेट वर्थ रखी गई है एप्लीकेंट की वो जितनी भी ग्रांट मांगी जा रही है, जो ग्रांट ली जा रही है उस स्कीम का 1.5 टाइम से कम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 1 लाख की ग्रांट ले रहा है तो उसकी जो नेट वर्थ है वो 1.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1.5 टाइम्स उस ग्रांट से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो कोई टर्म लोन ले रहा है किसी बैंक से, तो जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है जो भी उस प्रपोजल के माध्यम से दिया गया, उसका 20% से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर प्रपोजल किसी डिफ़िकल्ट एरिया से आया है या किसी SC ST कैटेगरी के किसी व्यक्ति से आया है या किसी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से आया है या सेल्फ हेल्प ग्रुप से अगर आ रहा है प्रपोजल, तो वहाँ पे जो टर्म लोन है वो 10% से प्रोजेक्ट कॉस्ट का, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो डिटेल अप्रेजल नोट है एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से इस स्कीम से संबंधित वो होना ज़रूरी है। यानी कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कौन होता है? जितने भी आप आपके क्षेत्र में जो बैंक होते हैं उनको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोलते हैं। उसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी बैंक हो सकते हैं। तो वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से एक डिटेल अप्रेजल नोट चाहिए होता है उस पर्टिकुलर प्रपोजल से संबंधित। वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। इसी तरह ऐसी एंटिटीज़ जिन्होंने किसी दूसरी स्कीम के तहत ऐसी स्कीम जिन्होंने इसके अलावा ऐसी एंटिटीज़ जिन्होंने किसी दूसरी स्कीम के तहत असिस्टेंस लिया हो मिनिस्ट्री से, वो भी इसमें एलिजिबल होंगे ग्रांट के लिए, लेकिन वो 2 साल के बाद ही हो पाएगा। उनकी जो डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन होगा पिछले प्रोजेक्ट का, उसके 2 साल के बाद ही वो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपने पहले से कोई स्कीम का फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रखा है, तो आपके उस पुराने प्रोजेक्ट के 2 साल के बाद ही आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा जो नई एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हैं उनको जो है सेम डिस्ट्रिक्ट में जो है नहीं दिया जाएगा, उनको सैंक्शन नहीं किया जाएगा सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे CPC मेगा फूड पार्क जो कि मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड होगा वो अगर लोकेटेड है, तो सेम उस डिस्ट्रिक्ट में उनको ऐसे एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को नहीं दिया जाएगा, तो वो इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा समझते हैं कि फ़ी क्या है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह का इसमें डिपॉजिट्स या क्या चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे जो एंटिटीज़ अप्लाई कर रहे होते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस को, उन्हें एक 20,000 रुपये का नॉन रिफंडेबल फ़ी, जी हाँ, एक नॉन रिफंडेबल फ़ी अमाउंट होता है जो कि 20,000 रुपये होता है, और ये एक डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जो है वो सबमिट किया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट जो बनता है वो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, न्यू दिल्ली, इसके नाम से एक 20,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट इसमें जो है, जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, वो लगाया जाता है। कुछ एप्लीकेंट जो कि SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट में कुछ छूट दी गई है। उनके लिए 20,000 की जगह 5,000 रुपये की छूट देने के बाद ये 15,000 रुपये का एक नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट लगता है। इसके अलावा जब फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए मिनिस्ट्री से जब कोई सेलेक्ट हो जाता है, तो उसको एक बैंक गारंटी के फॉर्म में उसको एक सबमिट करना होता है। बैंक गारंटी आप अपने बैंक से जब आप संपर्क करेंगे तो आपको बताएंगे कि बैंक गारंटी क्या होती है। बैंक गारंटी जैसे एक बैंक होता है वो आपके बिहाफ पे गारंटी लेता है कि अगर इनका प्रोजेक्ट या इन्होंने जो कमिटमेंट अमाउंट करा है अगर वो फेल होता है तो बैंक उसकी भरपाई करेगा। तो एक बैंक गारंटी के फॉर्म में भी आपको सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, जो कि आपका सिलेक्शन होने के बाद का प्रोसेस है। एप्लीकेशन प्रोसीजर को समझ लेते हैं कि क्या है इसमें एप्लीकेशन प्रोसीजर। यहाँ पे जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो पूरी तरह से ऑनलाइन है, और जो संपदा पोर्टल है मिनिस्ट्री का वो इसमें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो है सारी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे कोई भी फिज़िकल एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट की जाती है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि आपका वो फिज़िकल एप्लीकेशन देगा और उससे संबंधित आपसे कुछ फंड्स या इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट करता है, तो आप बिल्कुल भी
उसमें मत इन्वॉल्व होइएगा। तो क्योंकि ये ऑनलाइन पूरा प्रोसेस है, तो आप सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही संपदा पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो पहले आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो देखी जाती है कि आप जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसमें फिर उसमें आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो वो पहला स्टेप होता है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए जो भी आपने प्रपोज़ प्रोजेक्ट है, वो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने सेट करा हुआ है, उसमें उसके लिए एलिजिबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, फार्मर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कोऑपरेटिव या कंपनीज़ हैं इस एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, वो सब उसमें जो है एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो ये सुनिश्चित करता है। तो पहला स्टेप होता है डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा क्लस्टर फॉर्मेशन उसका सेकंड पार्ट होता है कि जब आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपको एक क्लस्टर ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो फॉर्म करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। यहाँ पे जो क्लस्टर होता है उसमें कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 यूनिट हो सकते हैं। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये 15 किलोमीटर के जो रेडियस है उसके उसके अंदर होना चाहिए। कम से कम 5 या मैक्सिमम 25 यूनिट 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर हैं, तो वो आप एक क्लस्टर के फॉर्म में आप क्रिएट कर सकते हैं और वो आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाएगा और ये उसका दूसरा स्टेप होगा। इसके बाद आपको एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार करना होगा। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पूरा प्रपोज़ल जो है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें बजट है, आपके जो भी आउटकम्स हैं या जितना भी रेलेवेंट डिटेल्स हैं, वो सारी चीज़ें उसके उसका पार्ट होने चाहिए। और जितना भी आपकी फिज़िबिलिटी स्टडी है या जो बिज़नेस प्लान है, वो सब उसके अंदर होना चाहिए। तो इसीलिए हम उसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं कि डिटेल, क्योंकि आपका जो प्रपोज़ल होता है, जो आपका विज़न होता है, वो सब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। किस तरह के उत्पाद आप बनाएँगे, किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या उसमें बजट्स हैं, किस तरह का आप उसमें ग्रोथ पैटर्न लेके चलेंगे, डिमांड कहाँ से आएगी, सप्लाई कैसे करेंगे। तो पूरा जो आप कह सकते हैं कि बिज़नेस प्लान उसमें जो है अवेलेबल होना चाहिए। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, तब आपको जो अभी आपकी एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन माध्यम से कि जो जो इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की, वहाँ पे आपको जाके इसको सबमिट करना होगा। इसको ऑनलाइन माध्यम से वहाँ पे सबमिट करना होगा, जहाँ पे आपको जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो फ़िल करनी होंगी। आपको अपनी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो उसमें साथ अटैच करनी पड़ेगी जो है डिजिटल फ़ॉर्म में, और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद इवैल्यूएशन और अप्रूवल का प्रोसेस आता है। जो भी एप्लीकेशन आती है ऑनलाइन माध्यम से, उसको जो है एक कमिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है अपॉइंट करती है, वो उसको जो है एक तरह से इवैल्यूएट करती है। कमिटी ये देखती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी फ़ीज़िबिलिटी क्या है, उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है। फ़ीज़िबिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी देखती है, और जो उसपे सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स निकल के आ रहे होंगे, वो सारी चीज़ों को एक इवैल्यूएट करती है, एसेस करती है, और इसी तरह के जो और भी रेलेवेंट फैक्टर्स होंगे, उन सबको वो देखेगी। और जब ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करेगी, उसके बाद ही कमिटी जो है वो अप्रूव करती है एप्लीकेशन को, और जिसके बाद एक अप्रूवल लेटर जो है वो आपको दे दिया जाता है। अप्रूवल लेटर एक तरह से एक सैंक्शन लेटर होता है जो मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूव होता है कि हाँ, आपका प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह से फाइनेंशियली और सोशली और हर तरह से वो वायबल है और फ़ीज़िबल है। इसके बाद एग्ज़ीक्यूशन फ़ेज़ आता है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद इसको आपको एग्ज़ीक्यूट करना होता है एज़ पर योर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो भी आपने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर जो आपने अपना बिज़नेस प्लान बनाया था, कि कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर रहा होगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने उसमें मेंशन करी गई होंगी, उसी हिसाब से उसको आपको एग्ज़ीक्यूट करना होगा। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो आपके उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसी जो प्रोग्रेस होगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, जो आपका एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, उसी के हिसाब से इंस्टॉलमेंट्स में वो एग्जीक्यूशन फेज़ में ही जो है वो रिलीज़ किया जाएगा, और आपको फंड जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। आइए अब समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए है। तो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें,
तो क्योंकि ये ऑनलाइन प्रक्रिया है, जैसे मैंने बताया आपको कि पूरी तरह से एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, तो जितने भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। आप सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जितने भी आप ऑनलाइन हैं, जिसमें सबसे पहले ही चीज़ आ जाती है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे मैंने अभी बताया कि आपका जितना भी फाइनेंशियल या टेक्निकल प्रोफाइल है उस एंटिटी से संबंधित वो सारी चीज़ें उस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पार्ट बनेंगी। और पूरी प्रोफाइल है, कितना आपका एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है उस पर्टिकुलर एरिया में। ये सब चीज़ें जो हैं आपके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पार्ट बनती हैं और इसको आपको एक डॉक्यूमेंट की तरह आपको उसमें अटैच करना पड़ता है। इसके अलावा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं या स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं वो एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो वो सीए सर्टिफिकेट कहलाता है। वो एक एलिजिबल डॉक्यूमेंट है, वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा इन प्रिंसिपल या फाइनल टर्म लोन सैंक्शन आपके बैंक से जो हुआ होगा, जो आपका कंपोनेंट बनेगा, वो इसमें एक डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। इसके अलावा डिटेल्ड अप्रेज़ल नोट जो कि उसी स्कीम से संबंधित होता है, जो किसी एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक द्वारा ही जारी किया जा सकता है, तो वो उसमें जो है एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा बायोडाटा या बैकग्राउंड या जो भी इसमें एंटिटी हैं इन्वॉल्व, उनकी पूरे प्रोफाइल और उनका एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें इसमें अटैच करनी पड़ेंगी। इसके अलावा पिछले 2 साल का आपको एनुअल रिपोर्ट्स और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पिछले 2 साल का वो सबमिट करना होगा। कंपनी के केस में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बाय-लॉज़, पैन कार्ड या एससी/एसटी सर्टिफिकेट अगर आप कुछ रिलैक्सेशन उसमें देख रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स उसका पार्ट बनेंगे। एक तरह से ये केवाईसी का ही पार्ट होते हैं। इसके अलावा जो भी आपने फ़ीस उसमें सबमिट करी है, नॉर्मल केस में 20,000 रुपए और एससी/एसटी के केस में 15,000 रुपए जो नॉन रिफंडेबल फ़ी है, तो उसका एक प्रूफ़ देना होगा। प्रूफ़ आप जो आपने डीडी बनाया होगा उसकी एक फ़ोटोकॉपी या स्कैन इमेज के फ़ॉर्म में भी हो सकता है, और या फिर आपके बैंक स्टेटमेंट में जो आपने एंट्री दिखाई होगी आपकी पासबुक में, वो भी उसका एक प्रूफ़ बनेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे उसके लिए एक एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई करने के लिए। आइए अब समझते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल क्या है और एक्सटेंशन, कितना एक्सटेंशन मिलता है टाइमलाइन्स में। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम मिलता है वो 24 महीने का होता है, जो कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ अप्रूवल लेटर के बेसिस पे देखा जाता है। यानी कि जिस डेट से अप्रूवल लेटर इश्यू किया गया उससे 24 महीने के अंदर जो है ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होना चाहिए। ये ख़ास तौर पे रखा गया है जनरल एरियाज़ के। हालाँकि 30 मंथ्स का जो है टाइम रखा गया है, 6 महीने एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, वो रखा गया है डिफ़िकल्ट एरियाज़ में। इसके अलावा जो शेड्यूल ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स है रिलीज़ इंस्टॉलमेंट ऑफ के लिए के रिलीज़ करने के लिए वो क्या है? तो यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया कि इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज़ होता है, तो पहला इंस्टॉलमेंट जो होता है जनरल एरियाज़ के केस में 8 महीने और डिफ़िकल्ट एरियाज़ में 10 महीने में पहला इंस्टॉलमेंट। इसी तरह जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होता है वो 16 महीने जनरल एरियाज़ में और 20 महीने डिफ़िकल्ट एरियाज़ में। तीसरा इंस्टॉलमेंट जो रिलीज़ होता है वो 24 महीने जनरल एरियाज़ में और 30 मंथ्स डिफ़िकल्ट एरियाज़ में। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक्सटेंशन आपको और मिल सकता है, बट वो मैक्सिमम 6 महीने का, 6 मंथ्स का ही इसमें आपको जो है एक्सटेंशन मिलेगा। वो भी आप एज़ अ स्पेशल केस, आप एज़ एन एक्सेप्शन, कोई बहुत ही ज़रूरी आपको लगता है कि हाँ कि आपकी तरफ से डिले नहीं है या आपकी तरफ से जो है वो प्रोजेक्ट डिले नहीं हुआ है, तो आपको उसमें 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। तो समझते हैं अब बेनिफिट्स के बारे में कि एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम जो भारत वर्ष में क्या बेनिफिट्स दे रही है कंट्री का, जो हमारा देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या जो रूरल डेवलपमेंट है, वहाँ पे क्या-क्या फ़ायदे हैं इससे। तो सबसे पहला फ़ायदा जो है वो है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो लॉसेस होते थे, जो नुकसान होता था, उसको रिड्यूस करता है। जो इसका प्राइमरी बेनिफिट है इस स्कीम के माध्यम से कि वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कवर करता है। और यहाँ तक देखा गया कि ये 40% तक की इसमें जो है वो कमी देखी गई उस नुकसान में उसका। तो कहीं न कहीं जो इस तरह के मॉडर्न और एफ़िशिएंट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं, इनके माध्यम से हम पोस्ट हार्वेस्ट का जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पे वेस्टेज कम होता है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है, वो आसानी के साथ मार्केट्स में पहुँच जाता है और किसानों को एक बेहतर रिटर्न प्रोवाइड करता है, उनकी इनकम को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा
इम्प्रूव्ड क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कैसे होता है। जो स्कीम है वो प्रमोट करती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी करें और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, या उनको जो बनाने में जो कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए, उनको और कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके मार्केट में। तो कहीं न कहीं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, और इसके माध्यम से आप अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी होता है कि फार्मर्स को जो है वो बेहतर अवसर प्रदान किए जाएँ, उनको फार्मर्स को जो है बेहतर सुविधाएँ प्रदान की जाएँ। वैल्यू एडिशन एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। जो जितना भी रॉ मटेरियल्स होता है इस प्रोडक्ट्स में, जैसे कि जूसेस हो सकते हैं, जैम्स हो सकते हैं, पिकल्स हो सकते हैं, अ, यहाँ पे इनकी एक अच्छी अच्छी जो है प्राइस मिल सकती है मार्केट के अंदर, जिससे जो फार्मर्स की इनकम है वो बढ़ सकती है। और कहीं न कहीं एक रूरल एंटरप्रेन्योरशिप या रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ या जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। तो रूरल एरियाज़ में बेहतर बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफ़ी मदद करती है ये स्कीम। इसके अलावा ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा होता है। जैसे हमने शुरू की स्लाइड में देखा कि जो मिशन है वो है कि कम से कम 500 एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स तैयार किए जाएँ, जिनके माध्यम से कम 5 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे यूथ के लिए, ख़ास तौर पे जो रूरल क्षेत्रों में हमारा जो यूथ है, जो एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से माइग्रेशन कर रहा है, अर्बन क्षेत्रों में जाता है, दूसरे स्टेट्स में जाता है, तो उस माइग्रेशन को रोका जा सकता है और उनको लोकल लेवल पे ही अपने ही गाँव में, अपने ही क्षेत्र में उनको जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। उसके अलावा प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे हमने देखा कि इन यूनिट्स के माध्यम से जो हाई क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे हम अगर प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, उनको हम इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल कर सकते हैं, जिससे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगे। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो देश में फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आएगा, हमारा जो पूरी इकॉनमी है उसको काफ़ी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, और तो कहीं न कहीं किसान से लेके पूरे देश के जो जो जीडीपी है उसको उसको कहीं न कहीं ये इन्फ्लुएंस करता है। तो एक्सपोर्ट्स एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है यहाँ पे। इस क्षेत्र में एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा योगदान भी देखने को मिलता है। इसके अलावा सप्लाई चेन की सस्टेनेबिलिटी को क्रिएट करता है ये। ये क्रिएट करता है ऐसे सस्टेनेबल और एफिशिएंट सप्लाई चेन मैकेनिज़्म, जहाँ पे पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उससे लाभ उठा सकता है, और उस बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिल सकता है। और ये इंश्योर करता है कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, वो बेहतर दाम उनको मिल सकें, उनकी पैदावार की सही सही दाम उनको उन तक पहुँच सकें, और उनके साथ जो है कोई भी अन्याय ना हो, और उनको बेहतर से बेहतर जो है उनकी आमदनी हो सके और उनको बेहतर आय अर्जित कर सकें। तो अगर हम इस स्कीम के बारे में बात करें ओवरऑल, तो कहीं न कहीं ये स्कीम जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आती है अपने साथ। अपने साथ जो रूरल डेवलपमेंट है उसको बूस्ट करती है, उसको बढ़ाती है, उसको मोटिवेट करती है। जो फार्मर्स की इनकम है उसको बेहतर करती है, उसको बढ़ाती है, और प्रमोट करती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन को, एक्सपोर्ट यूनिट्स को बढ़ाते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ता है तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। और कहीं न कहीं ओवरऑल जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर है, ओवरऑल जितना एग्रो प्रोसेसिंग जो सेक्टर है, वो पूरी तरह से पूरे देश में जो है वो फैलेगा, और प्रॉस्पेरस बनेगा, और लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करेगा। हमारे देश के अलावा विदेशी जो जितने भी बाहर के मुल्क हैं, वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे ब्रांड्स डिस्प्ले होंगे, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स के माध्यम से हों, एग्ज़िबिशन के माध्यम से हों, इंटरनेशनल या ऑनलाइन पोर्टल्स हों। तो सब जगह अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। इस तरह के एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हम किसानों की बहुत मदद कर सकते हैं, और जो भी किसान इस तरह से, जो भी एंटरप्रेन्योर इस तरह से जुड़ना चाहते हैं, वो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जानकारियाँ, ऐसी स्कीम, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो आप तक पहुँचाते रहें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं सलोनी बंसल। आज हम बात करेंगे
टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री के बारे में। तो इसमें हमने चूज किया है सिल्क इंडस्ट्री। सिल्क इंडस्ट्री में हमने इसमें बाइफरकेट किया सिल्क साड़ीज। सिल्क साड़ीज होती क्या है और इसमें किस तरह के किस डिमांड के हिसाब से इंडिया में बनाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द इंडिया, इसमें हम देखें तो इंडिया में साउथ रीजन में सिल्क साड़ी का बहुत चलन है, क्योंकि वहाँ पे एक हाथ से बनाई हुई सिल्क साड़ी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ के ट्रेडिशन में उस साड़ी को पहना जाता है और ओकेजन वाइज उस साड़ी को खरीदा भी जाता है। तो पहली इंडस्ट्री आती है सिल्क साड़ीज़। सिल्क साड़ीज़ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा एक डिमांड में बिकती है, क्योंकि एक साउथर्न रीजन ऑफ इंडिया में इसकी डिमांड बहुत हाई है, क्योंकि वहाँ के लोग ट्रेडिशन वाइज में और ओकेजन्स में इस साड़ीज़ का बहुत प्रेफर करते हैं और इसको बहुत ही ज़्यादा पहनते हैं। यहाँ पे जो साड़ीज़ बनाई जाती है वो हाथ से बनाई जाती है सिल्क साड़ीज़, और यहाँ पे जो सिल्क साड़ीज़ का जो चलन है वो एक एज मैटर भी बहुत करता है। हर एक छोटी एज से लेके एक बूढ़े एज तक लोग प्रेफर करते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। अगर साड़ी की बात करें तो इंडिया में एक ट्रेडिशन है साड़ी का, और उसमें अगर हम बाइफरकेशन में आए तो एक सिल्क साड़ी तो वो लोगों को पसंद बहुत आती है, क्योंकि एक ट्रेडिशन टाइम में इस साड़ी को बनाने में काफ़ी टाइम लगता था और इससे ना काफ़ी ज़्यादा लोगों की पसंदीदा बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें हर साड़ीज़ में इस साड़ी को ही क्यों पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें जो रॉयल्टी और जो एक डिमांड है हर एक पर्सन की वो बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि इस इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड में भी काफ़ी डिमांड है। चलिए आगे हम बात करते हैं इस साड़ी के बारे में थोड़ा डिटेल में। अगर देखा जाए कि इस साड़ी को हम इतना प्रेफर क्यों करते हैं इंडिया में और अब्रॉड में, क्योंकि इसकी डुप्लीकेट बनी हुई चीज़ें भी काफ़ी अच्छे से पहचान में आती है। इसलिए इसकी जो हाई क्वालिटी जो हाथ से बनाई जाती है तो वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद और एक काफ़ी अच्छा ट्रेडिशन लुक देती है। इसलिए इस साड़ी का चलन एक मार्केट वाइज और एक बिजनेस वे में काफ़ी ज़्यादा है। लोग अपने ही ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने ही बिजनेस को, पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी तरह से और अलग अलग तरीके से बढ़ा रहे हैं मार्केट में। बात करें इसके मार्केट पोटेंशियल की, तो इसकी मार्केट वैल्यू अगर हम देखें 2021 तक 16.94 बिलियन है। तो इसी तरह से इसकी मार्केट डिमांड भी काफ़ी बढ़ रही है। दूसरा, अगर इसके एक्सपेक्टेड मतलब आगे किस तरह से बढ़ सकती है इसकी डिमांड, तो इसमें अप्रॉक्स बोला जाएगा 32.06 बिलियन इतनी डिमांड बढ़ सकती है। अगर हम इसके CAGR इसका अगर हम परसेंटेज बताया जाए तो इसका अप्रॉक्स 8.30% बढ़ रहा है। चौथा पॉइंट इसमें आता है कि इसके जो फॉरकास्टेड पीरियड है, अगर हम आगे कब तक इसकी डिमांड इस तरह से चलेगी और किस तरह से इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, तो 2022 से लेकर 2029 तक इसकी डिमांड रेगुलरली बढ़ेगी, क्योंकि इसकी क्वालिटी लोगों को अभी भी बहुत पसंद आ रही है और इसी तरह से लोग बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और अपना ट्रेडिशन मार्केट में एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे इस इंडस्ट्री के, जो है लेदर वेस्ट बेल्ट। लेदर वेस्ट बेल्ट एक तरह का एक सर्कुलर वे में लोग पहनते हैं अपने पैंट्स के ऊपर, अपने ट्राउजर्स के ऊपर, अपनी जीन्स के ऊपर, क्योंकि ये कोई भी नीचे पहनने वाली चीज़, ट्राउजर्स पहनने वाली चीज़ को टाइट करता है। अगर हम बात करें कि क्यों इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है, क्योंकि मार्केट में हर एक अपैरल और टेक्सटाइल का साइज नहीं बनाया जा सकता एक डिमांड के हिसाब से, इसलिए इस बेल्ट की ज़रूरत लोगों को पड़ती है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज इसको चूज़ कर रही हैं और कौन सी इंडस्ट्रीज इसको बना रही है, तो लेदर इंडस्ट्रीज़ के अलावा एक आर्टिफिशियल लेदर बनाने वाली इंडस्ट्री भी इसको बनाती है, क्योंकि डिमांड के हिसाब से सभी तरह के कस्टमर्स लेदर पहनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि चमड़ा हर लोग नहीं पहनना चाहिए। इसी तरह से एक आर्टिफिशियल लेदर बनाया गया और उसमें बेल्ट को कन्वर्ट किया गया है। तो अगर हम इसकी डिमांड के बारे में बात करें तो उसकी अभी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया और इंटरनेशनली काफ़ी बढ़ती जा रही है। इसके मार्केट पोटेंशियल की बात करें कि किस तरह से हम अपना बिजनेस बढ़ रहा है, तो वेस्ट बेल्ट जो होती है हर कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बनाई जाती है।
इसमें अगर एक बच्चों की बात करें तो उसके हिसाब से उसकी लेंथ मेजर और मेजरमेंट अलग होता है, और अगर एक अडल्ट की बात करें और अगर बात करें एक ओल्ड कस्टमर की, तो इसके हिसाब से इसको बनाया जाता है और डिफरेंट मेजरमेंट्स के हिसाब से बनाया जाता है। ये डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट मटेरियल्स में भी बनाई जाती है। तो इसका बिजनेस आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आप लेदर के अलावा आप दूसरे मटेरियल यूज़ करके इसकी बेल्ट्स बना सकते हैं और मार्केट में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में किस तरह से ये कंफर्टेबल होती है और लोग इसको पसंद करते हैं पहनना। अगर हम बात करें कि काफ़ी सारे अपैरल इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इसको एक सॉफ्टवेयर वे में बनाते हैं जो लोगों को कंफर्टेबल भी मतलब महसूस कराए, और इसकी डिमांड भी उसी तरह से भी बढ़ रही है। अब इसके हम आगे बात करते हैं मार्केट पोटेंशियल की, कि किस तरह से इसका मार्केट पोटेंशियल अभी बढ़ रहा है और अभी एक प्रेजेंट है। आगे हम इसके बारे में बात करते हैं इसके मार्केट पोटेंशियल की, कि किस तरह से इसका मार्केट चल रहा है और आगे कितना ग्रोथ करेगा। तो एट प्रेजेंट इसकी मार्केट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। अगर हम इसके वैल्यू की बात करें तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली देखा गया है कि 243 बिलियन इन 2022 अप्रॉक्स इतना माना गया है कि इसकी वैल्यू इतनी बढ़ रही है। अगर हम आगे इसकी बात करें कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की, जिसे हम बोलते हैं CAGR, उसको परसेंटेज में देखा जाए तो 6.6% एट प्रेजेंट है। और अगर इसके फोरकास्टेड, अगर हम आगे की बात करें 2023 से 2030 तक इसकी फोरकास्टेड वैल्यू बताई गई है। अगर हम आगे इस इंडस्ट्री में दूसरे टॉपिक को हम लेते हैं, वो है कारपेट मैन्युफैक्चरिंग। इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। कारपेट मैन्युफैक्चरिंग एक काफ़ी ट्रेडिशन वे से और अभी तक इसे हम हिंदी में बोलते हैं कालीन, लोग यूज़ करते हैं और पसंद भी करते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं आगे। तो कारपेट इंडस्ट्री है वो अभी तक का काफ़ी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बनाते हैं, और इसका जो यूसेज है वो अभी भी लोग ट्रेडिशनली फॉलो करने वाले और नए लोग जो बाहर से डिमांड आती है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनली, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी, रिचनेस जो लोगों को बहुत पसंद आती है। लोग पहले इसको सिर्फ फ्लोर पे बिछाते थे, जिसे हम कहते हैं ज़मीन पे बिछाते थे, बट आजकल इसको छोटा साइड टेबल में, एक डाइनिंग टेबल के पास फ्लोरिंग पे और बेड के पास फ्लोरिंग पे डिफरेंट साइज में लोग पसंद करते हैं बिछाना। तो इसी वजह से इसकी जो डिमांड है अभी भी काफ़ी हाई है, क्योंकि इसकी क्वालिटी वाइज और इसका ट्रेडिशन बनाने का लोगों को बहुत पसंद आता है। इसकी थोड़ा सा मार्केट साइज के बारे में बात करेंगे। इसका जो मार्केट पोटेंशियल है किस तरह से अभी इंडिया में है, तो अभी देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू हमने मेजर करी है अप्रॉक्सीमेटली, वो 78.112 बिलियन इन द ईयर ऑफ 2021। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमने मेजर करी है। इसके आगे अगर हम बात करें कि प्रोजेक्टेड जो ग्रोथ है इसकी आगे कितना बढ़ सकता है, तो उसमें है 82.112 बिलियन इन 2022। आगे हम इसकी बात करें 2030 तक इस कितना बढ़ सकता है, तो इसकी वैल्यू है 120 बिलियन तक बढ़ सकता है। तो इसके अप्रॉक्सीमेटली हमने मेजर करके इसमें पॉइंट्स बताएं। आगे इसमें CAGR जो हमने परसेंटेज में अभी तक बता रहे हैं, तो उसका ग्रोथ है 5.5% इन द ईयर ऑफ 2022 टू 2030। तो अकॉर्डिंगली इतना इसकी डिमांड आगे बढ़ सकती है। अब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है डेनिम गारमेंट्स। डेनिम गारमेंट्स एक तरह के ब्लू और वाइट फैब्रिकेटेड होते हैं, जिसमें ब्लू कलर का एक फैब्रिकेशन पे वाइट थ्रेड डाला जाता है और इसको डेनिम जीन्स और डेनिम कपड़े का नाम देते हैं। आज के ज़माने में लोग इसकी डिमांड बहुत अलग तरह से है, क्योंकि हर एक फैशन इंडस्ट्री, हर एक अपैरल इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्री में इसका यूज़ और डिमांड अलग तरह से बढ़ रही है। अगर हम डेनिम इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इसकी हाई डिमांड के हिसाब से इसकी इंडस्ट्री भी उसी हिसाब से ग्रोथ कर रही है। तो इसका बिजनेस हम अच्छे से शुरू कर सकते हैं और गारमेंट्स बना के मार्केट में अपने पोटेंशियल के हिसाब से इसको बेच सकते हैं। अगर आगे हम बात करते हैं इसके मार्केट पोटेंशियल की, किस तरह से इसकी डिमांड बढ़ रही है और आगे कब तक इसकी डिमांड इन फ्यूचर कितनी ग्रोथ के हिसाब से बढ़ेगी। तो इसके मार्केट पोटेंशियल में अगर डिमांड देखी जाए तो हमने इसमें वैल्यूएशन में इसको मेजर किया है, एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूएशन जो है अप्रॉक्सीमेटली 123.9 मिलियन 2021। अगर हम इसके फोरकास्टेड वैल्यू की बात करें जो 2028 तक कितना बढ़ रहा है, तो इसकी वैल्यूएशन है 161.3 मिलियन।
तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली मैंने बात कर ली है। अगर हम इसकी CAGR ग्रोथ, जिसे बोला जाता है कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो इन परसेंटेज है 4.5%। इसी तरह से हम इस इंडस्ट्री के बारे में हमने डिटेल में जाना, जो कि है कि सिल्क साड़ीज़, कारपेट मैन्युफैक्चरिंग, डेनिम इंडस्ट्री, जिसे बोलते हैं डेनिम गारमेंट्स, और फोर्थ है इसका कि लेदर बेल्ट वेस्ट। तो इस तरह से हम बिजनेसेस अपने डिफरेंट टेक्सटाइल और अपैरल में शुरू कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये थे आपके बिजनेस आइडियाज़। उम्मीद है आपके लिए ये सेशन फ़ायदेमंद रहा होगा। थैंक यू।